जिसने बोला कल बीत गए पल, जिसने बोले परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज वही करेगा राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, आज और सिर्फ आज आप मेहनत कर लो। आपका जो एग्जाम होने वाला है 12 तारीख को गणित का, फोड़ के आओगे आज। जी हाँ दोस्तों, जो चंद दिन बचे हुए हैं, 3 से 4 दिन लगभग बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए कल से लेकर के। मेहनत कर लो इतना कि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं कर दो। आज हम मैथ का अगला 30 सवाल करने वाले, इससे पहले 10 सवाल मैंने करा दिया था। और दोस्तों इससे बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेंगे। जो समझा दे रहा हूं उसको समझ लो, उस प्रकार के सवाल मतलब बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में, ये गारंटी है मेरा। जिस प्रकार पिछली बार विद्यार्थी फोड़े थे, आप लोग भी फोड़ोगे। बस मेहनत करो और अच्छे से एग्जाम देना। जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, आप काफी है। चलो देखते हैं सवालों को। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि एग्जाम तक धुआंधार तैयारी हो सके। और उसके बाद जो होगा महातांडव बोर्ड एग्जाम में, वो तो अलग ही लेवल का होगा। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या क्या सवाल है उसको देखता हूं सबसे पहले, और सभी का काम तमाम करते हैं सारे सवालों का। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल यानी कि अगला सवाल 11 नंबर, क्योंकि 10 तक मैं पहले ही बता चुका था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by का आलेख कैसा होता है। तो सुन लो, दो चर मतलब क्या? एक चर क्या होता है? जिसका मान बदल सकता है। जैसे x क्या है? चर है। y क्या है? चर है। z क्या है? चर। ये सारे चर जिनका वैल्यू बदल सकता है। भाई साहब x का वैल्यू कुछ भी रख दो, इतना बेवफा है कि हर बार बदल जाता है। x का मान 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उस प्रकार y भी, उस प्रकार z भी है। तो इसे बोलते हैं चर। तो जब भी दो चर वाला पूछेगा ना, याद रखना एक सरल रेखा होगा। ठीक है, क्या होगा? एक सरल रेखा। तो एक सरल रेखा होता है दो चर वाले रेखा समीकरण, याद रखना। x माइनस 2y इक्वल टू 4 का एक हल है। हल मतलब क्या है? इधर क्या है? 4। मतलब ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये 4,0, 0,0, 4,1 और 0,4। ये x, y का निर्देशांक दिया हुआ है। तो x y का इसमें से कौन सा वैल्यू मैं पुट करूं कि इधर भी मेरा क्या आ जाए? 4 आ जाए, तो मेरा समीकरण का हल निकल जाएगा। समझ गए ना? क्यों 4? क्योंकि इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो जो ऑप्शन बैठाने पर इधर मेरा 4 आ जाए, बोलेंगे वही वाला आंसर है। तो पहला बैठाएंगे क्या है? देखो 4, तो x में 4 रख देंगे और y में 0 रख देंगे। तो 4 में से 2 जाएगा, तो सॉरी 4, देखो x में 4 बैठाएंगे, माइनस 2y है ना, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 0, बाद वाला y होता है। तो ये 4 ही हो जा रहा है। मतलब यही ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है मेरे भाई। तो ऑप्शन यही आंसर। बाकी किसी भी ऑप्शन को बैठा लोगे नहीं आएगा। 0 0 बैठाओ, x 0 हो जाएगा तो भाई 4 आएगा ही नहीं। 4 और 1 बैठाओ तो 4, x से 4 हो गया, और एक जगह पे 1 यानी 2 1 कम 1, 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, नहीं होगा। इसी वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए परम सत्य उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? अरे भाई इतना आसान। देखो बिंदु जब भी दिया रहेगा ना, तो सुन लो, x, y के रूप में दिया रहेगा। जब भी कोई बिंदु दिया रहता है, पहले होता है x, उसके बाद होता है y। ये होता है निर्देशांक। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है? 4। बैठा दो इसमें, क्या है? 3, y का मान कितना बैठा देंगे? 4 बैठा देंगे। बराबर a है तो a, और x का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 बैठा दो, और प्लस का 7। वाह, हो गया बात। क्या करोगे? 3 चौके हो जाएगा 12, बराबर 3 इंटू ए हो जाएगा 3a, और प्लस का 7। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, इधर प्लस है 7, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 12 माइनस 7, और बराबर हो जाएगा 3a। 12 में 7 गया तो 5, तो 3a बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 3a बराबर 5, तो a बराबर 5/3। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? तो 5/3 आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। कहां पर काट रहा है? यहां पर। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? कटान बिंदु। जहां काट रहा है तो वो हर कोई बोलेगो इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं सर। तो मूल बिंदु हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऐसा भी सवाल रह सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है मेरे भाई, याद रख लेना। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं। एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है? तो एक्स अक्ष पर कोई भी जो निर्देशांक होगा, सुन लो, एक्स अक्ष पर एक्स का तो मान मिलेगा, पर सुनो वाई का मिलेगा क्या? अगर एक्स का घर में खोजोगे तो वाई का सामान कहां से मिलेगा? मतलब वाई 0 हो जाएगा। तो इस अक्ष में अक्ष का क्या होगा? x, 0 हो जाएगा, क्योंकि y तो होगा नहीं। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होगा? x, 0 के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वही अगर y अक्ष में पूछता तो क्या होता? 0, y के रूप में, याद रख लो। दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? दो भिन्न रेखा, ये भिन्न रेखा, एक भिन्न रेखा। कुछ उभयनिष्ठ बिंदु आ रहा है? नहीं ना, नहीं आ रहा है। तो दो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं, उसका उभयनिष्ठ बिंदु एक भी नहीं हो सकता। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर क्या होता है? न्यून कोणों का अंतर दोस्तों हमेशा न्यून कोण ही होता है। कैसे सर? न्यून कोण मतलब 90 से कम। मान लेते हैं एक 85 डिग्री है, एक 45 डिग्री, माइनस करो कितना आएगा? 90 से कम ही आएगा ना। एक है मान लो तो चलो 90 है ना, एक को मान लेता है मैं 89 डिग्री मान लेता हूँ। चलो 90 से जस्ट कम 89 डिग्री, और एक को 20 डिग्री मान लो, कितना हो जाएगा? 69 डिग्री। 90 से कम ही हो रहा है भाई साहब। न्यून कोण मतलब ही 90 से कम होगा, तो उसका अंतर भी निकालोगे तो 90 से कम ही तो आएगा, तो एक न्यून कोण ही हो जाएगा। सही बात है ना, 90 से कम तो न्यून कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो कौन से कोण कहलाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों दो कोण मिला करके 90 डिग्री होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या? पूरक कोण बोलते हैं। वही अगर ये पूछ देता कि जब दो कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। 90 डिग्री होगा दो कोणों का योग तो पूरक कोण, 180 होगा तो संपूरक कोण। आकृति में x का मान क्या होगा? अरे भाई देखो, अब देखो ये रेखा है, ये भी रेखा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। क्यों सर? शीर्षाभिमुख कोण। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 130, तो ये भी कितना हो जाए? 130 डिग्री। अब देखो ये रेखा है, ये रेखा, ये काट रहा है, तो ये कोण प्लस ये कोण दोनों मिलाकर के होता है 180 डिग्री। सही बात है ना, याद रखना। दो समांतर रेखाओं के एक ओर का कोणों का योग कितना होता है? 90 180 डिग्री होता है। यानी x हो गया ये, तो लिखते हैं x, और प्लस ये वाला कोण कितना हो गया? इधर 130 हो गया। 130 बराबर 180 डिग्री। बस इसको माइनस कर देना, तो 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो ए बी सी, ए बी, अगर नाम इसमें पता चल जाएगा। देखो ए बी है तो ए बी सी होगा तो क्यू आर पी होगा। कहीं भी ए बी सी क्यू आर पी है? नहीं है। अगर बी सी है तो बी सी ए होगा तो पी आर क्यू हो जाएगा। तो बी सी ए और पी आर क्यू कहीं है? पी आर क्यू सर यहाँ दिख रहा है, तो ये बी सी ए है क्या? बी सी ए लिखो या फिर सी बी ए लिखो, बात तो एक ही है ना। बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाला। भुजा तो ही है, चला भुजा, भुजा वही है ना, चला चला बोल रहा हूँ, चलो बढ़िया है। तो क्या हो जाए? सी बी ए और पी आर क्यू, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मिला लो ना, देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये बी सी हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा तो पी आर हो जाएगा, ए सी हो जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा। तो ऐसे करके मिला लेना है इसको, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रह सकता है। दो समकोण त्रिभुज एबीसी और डीएफ में कर्ण एसी बराबर डीएफ है तथा अन्य भुजा बराबर हो तो निम्न में से कौन सा सर्वांग समता नियम काम करेगा? तो सुन लो मेरे भाई, जब भी कर्ण और भुजा का बात आएगा तो उसमें हमेशा आरएचएस होगा, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट मतलब समकोण त्रिभुज में, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और साइड मतलब कोई भुजा। आई बात समझ में? यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। उसको कौन सा सर्वांग समता नियम बोलते हैं? आरएचएस सर्वांग समता नियम बोलते हैं। नाम में ही लिखा है, आर मतलब राइट मतलब समकोण, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और एस मतलब भुजा मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा। तो कर्ण और भुजा हो गया, आरएचएस हो गया। आगे बढ़ जाओ। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जब भी होगा दोस्तों दो भुजाओं का जोड़ना हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होगा, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो त्रिभुज ही गलत है, बस इतना याद रखना। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होता है? समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना दोस्तों, परस्पर जो होता है लंब होता है, ठीक है। परस्पर क्या होता है? लंब होता है एक दूसरे पर। इसके विकर्ण परस्पर लंब होता है, याद रखना, याद रखना, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि देख सकते हो यहाँ पर, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है? तो याद रखो कोई त्रिभुज है, दो भुजाओं की ये जो मध्य बिंदु है इसको मिला दिए, तो ये जो तीसरी भुजा है इसके क्या हो जाएगा? तो देखो ये तो बराबर तो होगा नहीं इससे, और क्या डबल दोगुना तो होगा नहीं। हाँ, ये चीज इसका आधा जरूर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, अभी करानी हो, लेकिन याद रखना आधा हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा परिच्छेद करती है। दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा उसको काट रहा है, तो अंत कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज होता है। अंत कोण क्या है? ये वाला अंत कोण है, ये वाला अंत कोण है, ये वाला अंत कोण है, ये वाला अंत कोण है। इससे एक चतुर्भुज जो बन रहा है, मान लो इसका समद्विभाजक ये है, इसका समद्विभाजक ये है, इसका समद्विभाजक ये है, इसका समद्विभाजक ये है। इस प्रकार जो बन रहा है ना दोस्त आकृति, इसे हम लोग बोलते हैं आयत। क्या बनता है? एक आयत बन जाता है मेरे भाई, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? ये आयत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? अगर बोल रहा है कोई त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर रेखा है, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया, और इसी आधार पर और एक क्या बना दिए? एक समांतर चतुर्भुज ऐसे करके बना दिए,
ठीक है, ऐसे करके एक समांतर चतुर्भुज मान लो बना दिए, तो क्या होगा बोलो। तो ये जो होगा याद रखना, इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्या होगा, तीन असंरेखी बिंदु, असंरेखी मतलब कहीं भी होगा, से वृत्त बनेगा। कितना वृत्त, तो सिर्फ एक ही वृत्त बनेगा भाई इस तीनों से, ठीक है, एक ही वृत्त बनेगा ना, तीन बिंदु है कहीं भी ले लो, तो इससे दो वृत्त कैसे बनाओगे, दो वृत्त बना पाएगा, नहीं पाओगे, तो एक ही वृत्त बनेगा ना। यदि आकृति एबीसीडी एक चतुर्की चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है, कौन बीसीडी का मान ज्ञात करे। यहाँ पर देख लो, ये फिगर आपका दिया, ये वैल्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का ट्राई करना, क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा, अगर बन जाएगा तो कमेंट करके बोलना, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लूंगा। ये भी कमेंट कर देना कि सर नहीं बना, आप बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ले लूंगा, ठीक है। लेकिन बनेगा तो जरूर कमेंट करके आप लोग बोलना, देखता हूँ किसका किसका बनता है ये वाला। अगला सवाल देखो, एक त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है यदि। दोस्तों वो त्रिभुज कभी भी नहीं बन सकता जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजाओं से बड़ा नहीं होता है। तो हमेशा त्रिभुज दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो दो भुजा का डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होनी चाहिए। तो एक तो क्या है, ये वाला देखो, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा संभव नहीं है बोला है ना, तो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अगर अंतर निकाले तो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हैं और जिसका परिमाप दिया हुआ है। दो भुजाएं मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये परिमाप दिया है। तो मैं लिख सकता हूं परिमाप 32 बराबर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी होगा, होगा कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है, परिमाप होता है। कितना दिया है परिमाप, 32 दे दिया है। तो ए और बी मान लेता हूँ 8 है और 11 है, तो सी हम यहाँ से निकल जाएगा, सी कितना हो जाएगा, इधर 8 और 11 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 32 में से 19 माइनस कर देना, 19 और 1 20, 12 और 1 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि सी बराबर कितना आ गया, सी बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा ही हुआ है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है। बस वैल्यू बैठा दो, एस मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या हो जाए, परिमाप कितना है देखो, परिमाप है 32, तो एस कितना हो जाएगा, 32 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 लिख देना, ठीक है। एस माइनस ए यानी कि 16 माइनस ए कितना है 8, एस माइनस बी यानी 16 माइनस कितना है 11, और एस माइनस सी यानी 16 माइनस कितना है 16 माइनस 13 आया ना। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए, बस वो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर बोलना। देखो 16 में 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा तो 8, 16 में 11 जाएगा तो 5, और 16 में यहाँ पर 13 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 हो जा रहा है, 16 8 5 3, 16 8 5 3, तो इसको सॉल्व करना आ जाएगा। ये ठीक है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 2, इसको लिख सकता हूँ 8 गुना 2, तो 8 गुने 2 गुने 5 गुने 3, तो एगो 8 गुना 2 हो गया, पहले से एगो 8 है ही, उसको का ही छोड़ दिया, उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। 2 को 8 में से एगो 8 निकल जाएगा, तो बचा क्या, 2 5 10, 10 या 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो हीरोन का सूत्र सिंपल सा होता है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दिया हुआ है, जहां ए बी और सी क्या होता है, वहां पर ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक घनाकार डिब्बे का किनारा दिया है 10 सेंटीमीटर, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल पृष्ठफल होता है कितना, याद रखना 6a स्क्वायर होता है, यानी कि 6a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 6 गुना 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया है, तो कुल पृष्ठफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, देख लो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, सीधा एक नंबर उठा लोगे। गोले का आयतन पूछा, डायरेक्ट पूछा है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यू कर दो, कहाँ है 4/3 पाई आर क्यू, सर कहीं नहीं दिख रहा 4/3 क्यू पाई आर क्यू, कहीं तो दिखेगा, जरा सा ध्यान लगाओ। गोले का आयतन पूछा है 4/3 पाई आर का क्यू, एक मिनट, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला बोला है ना, तो 4/3 पाई आर क्यू, एक मिनट इसको देखो तो 4/3 होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन सी को देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या, 6 पाई और 2 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 8 आर का क्यू,
इसको लिखेंगे हम क्या, कर जाएंगे 2 चौरे 8 और 2 तिया 6। ये देखो ऊपर में 4 नीचे में 3, 4/3 पायर क्यू हो रहा है 4/3 पायर क्यू। थोड़ा सा अलग करके लिख दिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो बिल्कुल इस प्रकार का भी ऑप्शन दे सकता है। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या दिया है 6 और ऊंचाई दिया है 7। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करना, 1/3 लिख दो, पाई का मान 22/7 लिख दो, आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 6 गुना 6 हो जाएगा, और एच कितना है, एच 7 है। तो 7 एकम 7 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना कर दो, ठीक है। तो 44 को 6 से गुना कर दो कितना, 4 6 4 24 का 4 हाथ मेरा 2 चल 24 25 26 264 हो रहा है क्या, 264 हो रहा है। अरे भाई पाई का वैल्यू लिखने मना किया, तो पाई का वैल्यू मत लिखो ना, बिना पाई का बना लो, क्या दिक्कत है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 का 1/3 रख दो, पाई का लिख दो पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इंटू एच कितना है 7 हो जाएगा। 3 12 36 कट जाएगा, 12 सत्ते कितना हो 84, और पाई का पाई 12 सत्ते 84 पाई आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेंटीमीटर और आयतन है तो क्यू होगा, 84 पाई सेंटीमीटर क्यू बोला है ना, क्यू कहाँ पर है, 84 पाई और कहीं है 84 पाई सेंटीमीटर, 1 मिनट, ये सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर एच ना, सेंटीमीटर क्यू होता, 84 पाई सेंटीमीटर क्यू कहीं नहीं लिखा है। अच्छा आयतन बोला है ना तो क्यू होना चाहिए, समझ रहे हो, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्यू होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। 84 पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, ऑप्शन एग्जाम में आएगा तो सेंटीमीटर क्यू दिया रहेगा। गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक कितना है का परिसर कितना। परिसर मतलब होता है क्या, परिसर मतलब याद रखना होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। एग्जाम में एक क्वेश्चन छप चुका होगा, उच्च मान सबसे ज्यादा क्या है 95, सबसे निम्न मान क्या है, सबसे कम क्या है 25, घटाव कर दो तो 0, तो में 2 गया तो 7, 70 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए माध्य का सूत्र है, अवर्गीकृत बारंबारता माध्य के लिए सूत्र होता है, माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, समझ गए। चलो अगला फॉर्मूला हम लोग का, सॉरी अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ये दिया हुआ है। बहुलक क्या है, तो बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा क्या आता है, देखो 3 है 3 है 3 है 3 है, 4 बार 3 आ रहा है ना, 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक 3 हो गया। प्रायिकता बोला है कि E1 E2 प्रायिकता है, तो इनमें क्या सकता है, तो प्रायिकता E1 और E2 दो घटने की प्रायिकता है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो, किसी अपप्रयोग की दो घटना है, ठीक है, किसी अपप्रयोग की दो कोई भी या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो दो घटना का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। प्रायिकता होने का प्लस नहीं होने का हमेशा क्या होता है, एक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने के बाद पता चला कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो एक किए गए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता कितना है, टोटल दिन कितना है 250, सही कितना और 175, भाग दे दो 175 बटा 250, कटेगा कुछ, बिल्कुल कटेगा, 25 10 से 250 और 25 छोक 25 175, 0.7 यानी कि ऑप्शन नंबर भाग दे दो। अरे भाई 7 बटा 10 ही आ रहा है ना काट के, तो 7 बटे 10 यानी कि 0.7 क्या हो जाएगा, 0.7 हो गई बात। और आज का अंतिम सवाल आप लोगों का 41 नंबर, ठीक है। यहाँ पर और भी सवाल है क्या, और भी है लेकिन 41 मत देख लो, मैं आगे बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को 40 सवाल ही मेन है। इसको कर दो 41 के 125 के पावर 1 बटा माइनस 1 बटा 3 है ना, तो इसको नीचे ले आओ, 125 के पावर अब माइनस हट जाएगा, समझ लो जब भी पावर में माइनस रहेगा उसको नीचे ले आना, पावर माइनस से हट जाएगा। तो 5 के पावर में कर दो 3 और उसके पावर में है 1 बटा 3, ये 3 से 3 कटिंग ऊपर में 1 है ना, तो 1 बटा 5 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, कुछ नहीं करो, अगर ये है ना तो इसको नीचे ले आओ, तो पावर माइनस हट गया। अब 125 को 5 के पावर में 3 लिख सकते हो, और पावर में फिर से 1 बटा 3 है, तो 3 3 तो कटे जाएगा, तो 1 बटा 5 बचेगा ना जी, तो 1 बटा 5 आंसर हो गया। तो ये दोस्तों आप लोग का टॉप 40 क्वेश्चंस 10 सवाल पहले बता चुके थे, और बाकी जो भी सवाल है आगे आप लोग को बता देंगे। कमेंट करके जरूर बोलना जो मैं होमवर्क दिया हूं, और सभी को शेयर करना, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये देखो ये सब सवाल जो होता है, ये सब सवाल बच्चे सब नहीं करते हैं, इसलिए ये सब सवाल अच्छे से कर लो, देख लो, समझ लो, पढ़ लो, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।